नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनाने जा रहे हैं आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की सजीव और संवेदनशील रचना मन का रंग। मैं समझ गया, वह जो आदमी 2 बार इस बेंच के आसपास चक्कर लगाकर मेरे चेहरे को गौर से देखकर गया है, न वह मेरे पास ही आकर बैठेगा। बैठने से पहले मध्यम आवाज में कपट विनय भरे शब्दों से मुझे जरा सा खिसक जाने को यानी तनी डोल जाने को कहेगा, और यदि मैं उसके गाल के गलमुच्छों और गले के गुलबंद से ढंग की आवाज़ को नहीं सुनने का बहाना बनाऊं तो तनिक ऊंची आवाज़ में बेरखाई से कहेगा, सुनते हैं, आप ही से कहा जा रहा है। हाँ हाँ, मुझे नहीं तो और किससे कहेंगे। पता नहीं चेहरे पर क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं कि लोग की ट्रेन या बस में अथवा प्लेटफॉर्म या पार्क के बेंच पर ही नहीं, इस विशाल संसार के किसी कोने में भी बैठा रहूं तो ये मुझे ही तनिक सा सरक कर बैठने को कहेंगे। पास में जगह नहीं हो तो मेरी ही गठरी पर बैठते हुए मुझसे पूछेंगे, इसमें टूटने वाला कोई सामान तो नहीं। मैं कितना ही अखबार पढ़ने में तल्लीन होने की मुद्रा बनाऊं, चेहरे पर नहीं, सारे शरीर पर गुरु गंभीरता का लबादा ओढ़कर भारी बनना चाहूं, मगर उनकी आंखों ने मुझे पहले ही पासंग सहित तौल लिया है। इन लोगों के बीच प्लेटफॉर्म के इस ओर से उस छोर तक उनकी निगाह में मैं ही एकमात्र ऐसा हल्का आदमी हूँ जिसे मध्यम आवाज़ से ही तनिक सा सरकाया जा सकता है। बगल में बैठने वाले इन अनचाहे बगलगीरों के अलावा खड़ा होकर तमाशा देखने वाले तमाशबीनों में भी ऐसे लोग रहते हैं जो मुझे ही खोजते रहते हैं। लॉन में कोई बड़ी सभा हो या फुटपाथ पर होने वाला मदारी का खेल, ये मुझे वहाँ पा लेते हैं और ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मेरे दृष्टिपय को उनका मुंड पूरी तरह छेंक लेता है। तब यदि मैं दाहिनी ओर सिर झुकाऊंगा तो वह मुंड भी दाहिने झुकेगा और बाएं मुंह तो वह भी तत्काल उधर मुड़ जाएगा। इसके बाद सभा के सारे लोग नेताजी का भाषण उनके हाथ पांव भांजने के साथ देखेंगे, सुनेंगे। मदारी के मजमे के लोग कबूतर गायब होने का तमाशा देखेंगे और मैं देखा करूंगा सिर्फ इनका मुंड। इसको पकड़कर आसपास के अन्य मुंडों से टकरा देने का जी बार बार करने के बावजूद वैसा नहीं कर पाता, और वैसा नहीं कर पाने का दुख, आत्मग्लानि की उन अनुभूतियों के दंश से मन बस चिढ़ा रहता है। अपनी कायरता के लिए अपने आप को धिक्कारता रहता हूँ। जीभ पर अपने लिए कोई हल्की फुल्की गाली भी खड़ा आती है जिसे मैं चुपचाप निगल जाता हूँ। सुना है घी पान के लोग गाली नहीं बकते और न कस्में ही खाते हैं, वहाँ हाराकिरी यानी आत्महत्या करने का अरचलन पनपा है। गाली तो क्या कहते हैं उसको, जो असर कुकर में लगा रहता है। हाँ, सेफ्टी बल्ब है, लीजिए। वे आ गए, वे मुझे ही कह रहे हैं, तनी डोलिएगा। सरकने या खिसकने के बदले डोलना शब्द का प्रयोग, जिस पर इस तेवर के साथ कि अगर मैं नहीं डोलना चाहूँ अथवा डोलने में मुझे कोई कष्ट हो तो वे स्वयं मुझे डुला देंगे। मुझे डोलना नहीं पड़ा, आप बैठ गए हैं और अब मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पता नहीं मेरे चेहरे पर क्या है कि लोग मुझसे ही दुनिया भर के सवाल करते हैं। मेरी विरक्त मुद्रा ने काम किया। उन्होंने कुछ पूछना चाहकर भी कुछ नहीं पूछा। मुझे संतोष हुआ, अपनी विरक्त मुद्रा को कारगर होते देखा, किंतु एक ही क्षण के बाद फिर दपादप पाकर जी जल उठा। सामने बड़े बोर्ड पर एक रेलवे कर्मचारी खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिख गया, 40 डाउन ट्रेन 3 घंटा लेट। एक हल्की सी चीख मेरे मुंह से निकल पड़ी शायद। बगलगिर जी बैठते ही ऊँघने लगे थे। मेरी अस्फुट चीख पर चिहुक कर जगते हुए बोले, का हुआ? देखता हूँ, सुनता हूँ, मेरे मुंह से ही नहीं, गाड़ी के लेट आने की सूचना पाकर सारे प्लेटफार्म के लोगों के मुंह से कुछ न कुछ भला बुरा निकल रहा है। बहुत देर से रुकी हुई भुनभुनाहट अचानक फिर शुरू हो गई है। 3 घंटे लेट अर्थात 10:03 बजे रात में आएगी गाड़ी। ऐसा ही होता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब कभी मैं कहीं की यात्रा पर निकलता हूँ अथवा किसी को रिसीव और सी ऑफ करने के लिए स्टेशन आता हूँ तो गाड़ी लेट हो जाती है। मैं जानता था आज भी वही होगा। सो हुआ, इस चाय वाले को अब की डॉटटूंगा। अगर उसने मेरी ओर मुंह टेढ़ा कर उस तरह चे है कहकर पुकारा तो गाड़ी के 3 घंटा लेट आने की सूचना के साथ ही प्लेटफार्म के उस छोर से उसकी आवाज़ बुलंद हुई है, जो क्रमशः निकटतर होती जा रही है। छे है ये, इधर सुनो जी, पहले भी तुम मुझसे 5 बार पूछ चुके हो, इस बार सुन लो, मैं चाय नहीं पीता, समझे। चाय वाला कुछ अप्रतिभ हुआ नहीं, अप्रतिभ हो ही रहा था कि मेरे पड़ोसी की नींद खुली
और उन्होंने चाय वाले को पुकारा, देना एक कुल्फ़ी फटखटे। चाय वाले का चेहरा बदल गया। उसने टेढ़ी निगाह से मेरी ओर देखकर फिर हौक लगाई, 6 है यह। और मुझे जो जवाब मिलना चाहिए मिल गया। पुनः आत्मग्लानि हुई, इस चाय वाले की चिढ़ाने वाली आवाज़ को नहीं बंद कर पा सकने की ग्लानि। कई लोगों ने एक ही साथ चाय की मांग की तो उसने मेरी ओर एक बार देखा। इस बार उसकी आंखों में मेरे प्रति दया का भाव था। मेरे बगलगीर ने तश्तरी में चाय डालकर फूंकते हुए कहा, मेरा बोहनी कैसा सगुनिया है देखा, 5 कुल्फ़ी एक साथ। फिर मेरी ओर देखकर मुखरित हुए, पीजिए ना आप भी एक कुल्फ़ी, गाड़ी तो 3 घंटा लेट है। क्या जवाब दूं इस भले आदमी को? गाड़ी 3 घंटे लेट है, इसलिए मैं भी एक कुल्फ़ी चाय पी लूँ उनके आग्रह पर। इसमें क्या तुक है भला? मेरी ओर से निरुत्साहित होकर उन्होंने चाय वाले से ही फिर बातचीत जारी रखी। कहा, जी रोज़ कितना कमा लेते हो? मैं जानता था चाय वाला यही जवाब देगा, जी कोई ठीक नहीं, किसी दिन 7 किसी दिन 10। जब जैसा हठात मेरे मन में भी हुआ कि चाय वाले से पूछूं कि अगर तुमको 7 रुपये रोज़ अथवा 200-250 रुपये महीने पर कोई नौकर रखे तो क्या इसी तरह दिन रात प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक घूम घूम कर चाय बेचा करोगे? किंतु मैंने पूछा नहीं। 250 क्या 500 भी दे कोई, नौकरी नहीं करेंगे साहेब। लाउडस्पीकर पर खुसफुसाहट हुई तो उत्कर्ण हुआ। गाड़ियों के आने जाने की सूचना देने वाले इस यंत्र से आती हुई आवाज़ में 11 बजे रात के बाद से नींद घुल जाती है। यानी 11 बजे के बाद से इनकी आवाज़ में धीरे धीरे विहाग का स्पर्श लगता जाता है और तब इसका भी वही प्रभाव पड़ता है जो फिल्मी लोरियों के सुनने पर पड़ता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 30 टन अप गाड़ी। इस घोषणा के बाद मेरे पास बैठे सज्जन ने मुझसे पूछा, आपको किधर जाना है? अब मैं अपने को समझाने लगता हूँ कि किस तरह दिन रात दुनिया से बेवजह नाराज़ रहना अच्छा नहीं, उचित नहीं। इस आदमी ने मुझसे कुछ पूछकर अन्याय नहीं किया है, बल्कि इसका उचित उत्तर नहीं देना असंगत और अनुचित होगा और अंततः मैं अपने आप पर नाराज़ हो जाता हूँ। फिर अपने आप की प्रतिरक्षा करने लगता हूँ। क्या मैं बेवजह ही सुबह से शाम तक नाराज़ रहा करता हूँ? अपना गांव घर छोड़कर पराए नगर में आकर रहने को मजबूर आदमी भी कभी खुश रह सकता है क्या? किसी प्राइवेट कॉलेज का पार्ट टाइम प्राध्यापक भी कभी प्रसन्न रह सकता है? ठीक वही हुआ जो ऐसे मौक़ों पर संयोग से हुआ करता है। ऐसे तर्क वितर्क के क्षणों में ही कोई मेरी आंखों में उंगली डालकर इसी तरह जवाब दिखला देता है। सामने सोई हुई भिखारिन का छोटा सा शिशु बहुत देर से उठकर बैठा है और चुपचाप स्वयं ही किलकारियाँ लेकर प्रसन्न हो रहा है। भिखारिन हठातू हड़बड़ा कर उठ बैठती है, फिर अपने प्रसन्न शिशु को मस्त होकर खेलते देखकर आह्लादित होती है, बच्चे को दुलारने लगती है। बबुआ जाग गईल हो, आज बहुत सवेरे जगलन है हमारा बबुआ। फिर उसका हुलस कर बच्चे को छाती से लगाना। मेरा भी मन अजाने प्रसन्न होने लगा और अचानक ही योजना मन में कौंध दो विचार। जिस नगर बा मैं रहता हूँ वह एक नया बसा हुआ नगर है। सड़क के दोनों ओर बनते हुए मकानों को देखकर नाराज होने के बदले इस नगर में आकर बस जाने वाले परिवारों का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना उचित नहीं क्या? मेरे नगर में सैकड़े में गो बासिंदे गौ से आकर बसे हैं। सिर्फ 1% परिवार ही पैदाइशी शहरी हैं, मगर बाकी आबादी उसी 1% की नकल में दिन रात व्यस्त है। कल ही तो गांव में जन्मे, पले और बड़े होकर बूढ़े होने वाले राम निहोरा बाबू, डॉक्टर रामस्वरत बाबू के पिताजी, कह रहे थे, जानते हैं आधुनिक डॉक्टरों का आधुनिक मत है कि शुद्ध दूध और घी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और मेरी अपनी अधेड़ मौसी उस दिन जिस वेश में मेरे फ्लैट में आई थी वह किसी सचित्र साप्ताहिक पत्रिका के किसी रंगीन विज्ञापन के मॉडल से क्या कम लगती थी ना। अचानक मेरे मन में दूसरा ख्याल आया, क्यों ना अपने नगर में भी एक ब्यूटी कंटेस्ट का आयोजन किया जाए। फिर अचरज हुआ ये सोचकर कि कलर फोटोग्राफी के डेवलप होते ही सारा समाज एक ही साथ किस तरह रंगीन हो उठा है। चारों ओर घोर गाढ़े नीले पीले, बैंगनी गुलाबी और तोता पंखी रंगों के धब्बे। मैं अब तब इन रंगों से चिढ़ता रहा हूँ, लेकिन अब सोचता हूँ कि रंग से चिढ़ना क्यों? रंग तो हमारी सभ्यता के मूल में ही है। मोर मुकुट और पीताम्बर, रंग भरी एकादशी। मेरे अंदर का कुढ़ता हुआ आदमी भिखारिन के बच्चे को निकलते देखकर ही हार मान चुका था। अब वे
मुझ पर व्यंग्य करने लगा। क्यों? दुनिया रंगीन मालूम होने लगी। मैं उसको जवाब देता हूँ, क्यों नहीं मालूम होगी रंगीन दुनिया, जब यह सचमुच रंगीन है। 300 रुपये के वाउचर पर दस्तखत करके 150 रुपये माहवार 3 महीने के बाद पाता हूँ, तो क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं? मेरे बगलगीर की गर्दन नींद से झुकती हुई मेरे कंधे पर आ गई है। मेरे अंदर का नाराज व्यक्ति होता तो तुरंत कंधा खींच लेता और उसका मुंड बेंच से खट आवाज़ के साथ टकरा जाता, किंतु मैं अब पूर्ण स्वस्थ हो गया हूँ। गाड़ी आने में अब बस आधा घंटा रह गया है। मैं अपने बगलगीर का सिर पकड़कर धीरे से जगा देता हूँ, फिर चाय वाले को पुकारता हूँ और बगलगीर के हाथ में एक कुल्फ़ी चाय थमाकर आग्रह करता हूँ, पीजिए, एक कप मैं भी पी लूँगा आज। तो दोस्तों, आपने सुनी आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी मन का रंग। यह कहानी हमें यह एहसास कराती है कि इंसान के मन का असली सौंदर्य उसकी भावनाओं और संवेदनाओं में बसता है। बाहरी रंग फीके पड़ सकते हैं, पर मन का रंग हमेशा अमिट रहता है।